नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530969086089723864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीओ परीक्षा 2022-23 आपकी जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए हम लगातार अपने मॉड्यूल बेस जो पेड क्वेश्चंस हैं हमारे उसको भी हम देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। तो उसी क्रम में आज नेक्स्ट वीडियो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, पिछले वीडियो जितने भी हैं नीचे देखिए प्लेलिस्ट में होंगे। और अगर आप हमारे इस बीओ के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप जो है जानकारी लेकर के एक नॉमिनल से फीस में एडमिशन लेके अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में बाघ अभ्यारण्य स्थित है और प्रत्येक में जो है 6 बाघ अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक, जैसे अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ जैसे पक्के है, इसके अलावा नामदफा है और एक और है कामलांग करके। ठीक है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, बाकियों इन दोनों की लिस्ट भी आप देख लें। और कुल भारत में जो टाइगर्स की संख्या है वो आपको हमने पहले भी बता रखी है कि 2967 है। टाइगर सेंसस जो नेक्स्ट होते हैं वो 4 साल बाद होते हैं, तो 2018 में लास्ट हुआ था, तो उसके हिसाब से ये आंकड़े थे। अब जो नेक्स्ट होगा आप देखिए उसमें नए आंकड़े निकल के आएंगे। ठीक, नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में गलत कथन को चुनना है। ठीक है, तो टाइगर्स के संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा 1973 में। ठीक है, दूसरा है इसका मतलब प्रोजेक्ट टाइगर का जो नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो हमारा एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंतर्गत ये भी कार्य करता है। तो उसमें दोनों सही हैं, तो गलत जो है कुछ भी नहीं है। पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के मुख्य उद्देश्य के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ऑब्जेक्टिव जो है किसका, भारत की राष्ट्रीय वन नीति। ठीक है, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी, ऑब्जेक्टिव मेन क्या था कि इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी वहाँ पे हमको मेंटेन करनी है, इंश्योर करनी है, और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ठीक है उसको मेंटेन करना है। ठीक है, तो इसको कब लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो ये वर्ष है 1988। सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष के 3 देशों का जो है सही क्रम हमको चुनना है। तो विश्व में अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र है, ठीक है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, वो रशिया में है। ठीक, उसके बाद आपका ब्राजील में है, फिर कनाडा है। ठीक, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला है ना। इंडिया की रैंकिंग बताइए विश्व में कौन सा नंबर पे, जरा कमेंट करिए। तो ग्लासगो में आयोजित जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 वाला हमारा समिट हुआ था अभी लास्ट ईयर 2021 में, तो उसमें भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुसार जो भारत ने यहाँ पे देखिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे पंचामृत एक कॉन्सेप्ट दिया गया था। ठीक है, तो उसके अंतर्गत भारत ने कुछ टारगेट सेट किए थे कि जो वो आने वाले वर्षों में ये उस टारगेट को इंडिया अचीव करेगा एनवायरमेंटल जो कह लीजिए सस्टेनेबिलिटी के रूप में। ठीक, तो भारत जो है किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि जो नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है, किसी भी सोर्सेस से हम कार्बन को एकदम ना के बराबर उत्सर्जित कर रहे होंगे उस समय तक, तो ये लक्ष्य भारत हासिल करेगा वर्ष 2070 तक। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए यहाँ पे एक स्कीम शुरू की गई थी उस्ताद। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में जैसे अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो अब देखिए यहाँ पर वही हिंदी में लिखा है कि पुश्तैनी कला और शिल्प के संरक्षण के द्वारा जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको कौशल और प्रशिक्षण जो है उसको उन्नयन करना है। ठीक है, उसको अपग्रेड करना है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा ठीक है, गलत को चूंकि हमको चूज करना है इसके संबंध में, तो लिखा है इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी, ये गलत है। ठीक है, 2015 में जो हमारा माइनॉरिटी अफेयर्स वाला मिनिस्ट्री है इन्होंने इसको शुरू किया था, तो सिर्फ जो है 2 गलत है, पहला सही है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन फेम। ठीक है, यहाँ पे ये स्कीम का नाम है शॉर्ट में। तो फेम इंडिया योजना का निगरानी प्राधिकरण यानी कि जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है इस योजना का जो कह लीजिए जो कार्यान्वयन देश में हो रहा है वो कौन सी है, तो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय जो है ऑप्शन ए वाला, ये इसका इम्प्लीमेंटिंग और मॉनिटरिंग एजेंसी है। ये फेम स्कीम बेसिकली लॉन्च की गई थी वर्ष 2015 में ये भी, और ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो ये देखिए बेसिकली जो ये हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पे आजकल बेस्ड व्हीकल्स आ रहे हैं, ठीक है,
जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड व्हीकल, ठीक है। तो इसके अडॉप्शन के लिए जो एक मॉनेटरी इंसेंटिव प्रदान करना और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनाना, उन सब के लिए यहाँ पे ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो ए ऑप्शन जो है ये इसका मॉनिटरिंग अथॉरिटी है। इसको थोड़ा और डिटेल में भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय मानसून मिशन जो है ये किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था वर्ष 2012 में। अगला देखिए, इसमें से कौन सा जो एक टर्म है, तो आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों और महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग है, ठीक है। तो ये परिभाषा है नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी की, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें जो बेसिकली जितना भी हमारा मरीन इकोसिस्टम है, ठीक, तो उसका एक तरीके से सस्टेनेबल यूज, ओशनिक रिसोर्सेज जितने हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो उस एरिया में, वहाँ पे जैसे फिशरीज वगैरह के सेक्टर में लोग काम करते हैं तो उनकी लाइवलीहुड अच्छी हो, जॉब्स वगैरह में स्टेबिलिटी हो, तो इसके लिए ब्लू इकोनॉमी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इसी ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए डीप ओशन मिशन जो है एक प्रोजेक्ट चलाया था ये जो हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इन्होंने वर्ष 2018 में, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, डीप ओशन मिशन ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करते हुए। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। प्रोजेक्ट मौसम निम्नलिखित में से किसकी एक परियोजना है, ठीक। तो प्रोजेक्ट मौसम बेसिकली शुरू किया गया था जून 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है। ये देखिए, इंडियन ओशन का जो आप रीजन देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से संबंधित जो है लगभग 39 देशों के साथ एक हिस्टोरिक जो मैरीटाइम कल्चरल रिलेशंस रहे भारत के, उसको रिवाइव करने की दिशा में इस प्रोग्राम को शुरू किया था इन्होंने। तो बी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया था, ठीक। तो देखिए, आपको याद होगा कि कोविड-19 का जब पैंडेमिक शुरू हुआ, लॉकडाउन वगैरह, तो वहाँ पे गरीबों को जो मतलब बहुत ही सस्ते दामों में और मुफ्त में अनाज प्रोवाइड करने का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस स्कीम में शुरू किया गया। तो धीरे धीरे वो उस समय तो खैर 6 महीने के लिए इसको लाया गया था, पर धीरे धीरे जो है इसको बढ़ाया जाता रहा है तब से। तो अभी वर्तमान में जो इसका फेज चल रहा है ये 6th फेज चल रहा है, जो कि कब तक के लिए बढ़ाया गया था? मार्च में, सितंबर 2022 तक, ठीक। तो ये पहला फेज कब स्टार्ट हुआ था, जरा कमेंट करके बताइए। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए निष्ठा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम ये चलाया गया था जुलाई 2020 में, ठीक। ऑब्जेक्टिव ये है कि बड़े पैमाने पर शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार करना, ठीक। तो कोविड-19 का उस टाइम पे जो है टाइम पीरियड चल रहा था, लॉकडाउन, तो ऑनलाइन शिक्षा वगैरह में जो है गुणवत्ता को बढ़ाने और इस तरीके से एक ट्रेनिंग कार्यक्रम था जिसमें शिक्षक और स्कूल के जो प्रिंसिपल्स वगैरह थे उनको यहाँ पे इम्प्रूवमेंटेशन कह लीजिए, है ना, ये देना था। तो इसमें से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए, बच्चों से संबंधित नहीं था ये, इसमें यहाँ पे टीचर और जो प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, तो उनकी दक्षता को बढ़ाना था। भारत में सामान्य स्नातकों और उद्योग शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए देखिए श्रेयस योजना जो है किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स होते हैं तो उनको एक कह लीजिए अप्रेंटिसशिप जो होती है वो, और इंडस्ट्रीज के लिए जो है जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है नॉलेज की वो उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य जो है कह लीजिए उद्देश्य था। तो इसको शुरू किया गया था 2019 में। उस समय जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, जो अब वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के रूप में आप उसको जानते हैं, तो इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। प्राकृतिक संसाधनों के सतत संरक्षण और प्रबंधन के लिए हरित कौशल विकास कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ठीक है, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक, सस्टेनेबल कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव है इसका। तो ये हमारा यही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की योजना है, डी ऑप्शन। वित्त वर्ष इसमें से किसके बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक है, इसकी योजना की घोषणा की गई थी? तो 2000 जो हमारा ये बजट है ना, इसका 21-22 का ऑप्शन ए, इसमें इसको अनाउंस किया गया था। और इसका जो टाइम पीरियड है ये मतलब कुल 6 फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 2025-26 तक के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखें, इसमें लगभग जो है अराउंड 65,000 करोड़ रुपए का कुल इसमें जो 6 साल के दौरान इस पे खर्च करना है स्वास्थ्य, मतलब ये आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, तो मिशन परिवार विकास, इसको शुरू किया गया था जो है 2017 में, ठीक। और
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसको शुरू किया गया है आपका जो है 2013 में। और ये जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया था 1985 में। ठीक है, तो तीनों ही संबंधित हैं हेल्थ मिनिस्ट्री से। 1, 2, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने गिरती हुई पारसी आबादी की जांच के लिए इसमें से कौन सी योजना, किस वर्ष में जियो पारसी योजना जो है इसको शुरू किया है। तो देखिए जो पारसी समुदाय के लोग हैं, जैसे दादा भाई नौरोजी को हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, तो ये सब पारसी समुदाय से संबंधित लोग थे। तो अभी भी देखा जाए तो बहुत ही ना के बराबर पॉपुलेशन बची है। धीरे धीरे ये पॉपुलेशन, इनकी प्रजनन दर जो है कह लीजिए कम है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स को कुछ यूज करके जियो पारसी योजना जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है इसने पहली बार चलाया था 2013 में। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये पहला फेज चला था, तो सेकंड फेज जो है उसको 2017 से शुरू किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा नगर निगम वाला जिला नहीं है। ठीक है, तो देखते होंगे आप कि हर जिले में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है। ठीक है, शहरी जो शहर मेन सिटी होती है वहाँ पे जो शहरी निकाय मुख्य रूप से काम करता है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो जिले हैं हमारे लगभग 17 हैं, जिसमें से मुरादाबाद, झांसी, शाहजहांपुर है ना, ये सब है। इसमें मुजफ्फरनगर जो है ये नहीं है। ठीक, इसके अलावा जैसे इधर आप देख लीजिए लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ये सब जो बड़े बड़े जैसे जो शहर हैं यहाँ पे भी हैं। कुल 17 की एक बार लिस्ट जरूर देख लीजिए। गौरीगंज निम्नलिखित में से किस जिले के मुख्यालय का नाम है। ठीक है, तो जैसे जो बड़े शहर है वहाँ पे देखते हैं कि मुख्यालय भी उसी लगभग नाम से जाना जाता है। जहाँ पे मेन आपका कलेक्ट्रेट होता है, कचहरी वगैरह होता है ना, उस एरिया का नाम कह लीजिए, वो आपका मुख्यालय होता है एक तरीके से। तो गौरीगंज जो है ये संबंधित है अमेठी जिले से। ठीक है, अमेठी जो जिला है उसका मुख्यालय है गौरीगंज। बी ऑप्शन को चुनेंगे। जैसे सोनभद्र है तो इसका रॉबर्ट्सगंज है मुख्यालय, जालौन का उरई है, कानपुर देहात का आपका ये अकबरपुर माती है। ठीक है, ऐसे है कुछ क्रम। निम्नलिखित में से किस जिले का सृजन वर्ष 2011 में नहीं किया गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे तो संभल, हापुड़ और शामली। ठीक है, तो ये यही आपका जो है सितंबर 2011 में इनको जो है नए जिले बनाया गया था, कुछ अन्य जिलों से अलग करके। अमेठी जो है ये पहले किया गया था। किस वर्ष में इसको किया गया था जरा बताइए। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम उप मुख्यमंत्री जो है कौन है। ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो जैसे वर्तमान में आप देखते हैं ना कि केशव प्रसाद मौर्य हैं एक, और दूसरे जो है वो ब्रजेश पाठक हैं। तो ऐसे ही जो पहले उप मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश के, इनका नाम था नारायण सिंह। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। ठीक है, तो देखिए सुचेता कृपलानी जो है ये देश में पहली महिला मुख्यमंत्री और राज्य की भी पहला मुख्यमंत्री जो है ये बनाई गई थी आज़ादी के बाद। और ये मायावती जी तो थी ही। ठीक है, उसके अलावा जो सरोजिनी नायडू हैं ये गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 होगा। भारत के संविधान के लागू होने के पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन बने। ठीक है, तो ये मतलब 1950 26 जनवरी के बाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइम पीरियड के बाद जो हमारे गवर्नर बने इनका नाम था HP मोदी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। ठीक है, तो TB राजेश्वर, BL जोशी, राम नाईक ये सब रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी जो हैं ये राज्यपाल नहीं रहे हैं। भारत अपने क्षेत्रफल के कुल वनावरण के हिस्से के रूप में विश्व में कौन से स्थान पर है। तो क्वेश्चन शायद हमने इसी वीडियो में आपसे शुरू में पूछा था, तो खैर वो यहाँ पे आ ही गया। तो भारत जो है 10वें नंबर पे है। जैसे हमने टॉप में देखा था ना कि रशिया था, फिर ब्राजील, कनाडा ऐसे क्रम था। तो यहाँ भारत जो है 24 जो हमारा 6-8 आया था ना वो प्रतिशत ISFR में, तो उस हिसाब से हम जो है कौन से नंबर पे हो गए, 10वें पे विश्व में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब के उपनाम पैगंबर, नबी तथा रसूल हैं। जहाँ पर नबी का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इस्लाम का जो उदय आप पढ़ते हैं जहाँ से, तो सबसे जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हुए मोहम्मद साहब हुए। ठीक, तो इनके अन्य नाम हैं जो ये उपनाम मतलब पैगंबर, जिसका अर्थ होता है कि आपका अंबर से पैगाम लाने वाले। ठीक है, नबी का अर्थ जहाँ पे होता है सिद्ध पुरुष, यानी कि B ऑप्शन। और रसूल का अर्थ होता है क्या, ईश्वर का दूत। अगला देखिए नाट ए मोहम्मदी। ठीक है, जो मोहम्मद साहब की जीवनी है। ठीक है, तो इनकी मतलब ये नाट ए मोहम्मदी की रचना किसने की। तो ये फेमस एक राइटर के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ये जियाउद्दीन बर्नी। इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है जिसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। तो निम्न में से कौन सा उनमें से एक नहीं है ये बताना है। तो इस्लाम में देखेंगे तो 5 कह लीजिए जो है बेसिक पिलर्स हैं इस्लाम धर्म के।
और तो ये हैं आपके कौन कौन से, देखिए ज़कात होता है, रोज़ा, नमाज, इसके अलावा हज, ठीक है, और कलमा, है ना, ये 5 हो गए। कियास जो है ये नहीं है। निम्नलिखित में से किन शासकों ने गाजी की उपाधि जो है धारण की थी, ठीक है। तो हिस्ट्री में भी ये भी आप पढ़ते होंगे कि तमाम जो ये शासक यहाँ पे नाम लिखा है, जैसे महमूद गजनवी, गयासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोदी और बाबर, तो इन सभी ने गाजी की उपाधि धारण की थी अपने अलग अलग समय पे, ठीक है। और गाजी का जो एक अर्थ होता है, क्या होता है कि विधर्मियों का जो है कत्ल करने वाला जो होता है उसको गाजी कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे इस्लाम के संदर्भ में ये लोग जो है गाजी की उपाधि धारण करते थे। तो इसमें 1, 2, 3, 4 सब करेक्ट है। सिंध का शासक कौन था जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया और भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक बना, ठीक है। तो 8वीं सदी में अगर आप देखेंगे तो पहला मुस्लिम आक्रमण जो है ये मोहम्मद बिन कासिम, जो ये अरब आक्रमणकारी था, इसके नेतृत्व में हुआ। और यहाँ पे जो भारतीय उस समय की जो टेरिटरी थी, तो हिंद शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम जो है इन्हीं अरबों के द्वारा किया गया। तो उसी क्रम में जो सिंध का एरिया है, तो यहाँ पे इस समय शासक था, इसका नाम था दाहिर, है ना। तो इसको हराया था। तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। देखिए भारत पर अरबियों के हमले का मुख्य कारण जो है वो क्या था। तो यहाँ से जब ये मोहम्मद बिन कासिम के बाद से जब ऐसे इन्वेजन शुरू हुए लगातार, तो मुख्य इनका उद्देश्य था धन और दौलत जो थी उसको लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एरिया में। सामाजिक सुधार करना ऐसा इनका कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक। तो सिर्फ 1 और 2 जो है ये करेक्ट है। महमूद गजनवी के बारे में आप पढ़ते होंगे, तो पूछा जा रहा है उसके बारे में कि इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो ये डेट है 1030 AD। तारीख अल हिंद, ठीक है, तो इस नामक भारतीय संस्कृति के ऊपर एक अध्ययन को किसने लिखा। तो एक प्रकार की ये स्टडी जो है तारीख अल हिंद, इसके लेखक है ये अल बरूनी। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका मूल जो नाम था ये था शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है। देखिए इतना बड़ा सा सी ऑप्शन। तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में गलत कथन को चुनना है। तो ये पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी के द्वारा यह लड़ाई लड़ी गई थी, तो ये कथन तो ठीक है। तराइन का जो बैटल हुआ था पहला, ये 1192 लिखा है, ये गलत है। 1192 में तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी, ठीक है। जो है 1191 में पहला हुआ है, तो दूसरा गलत हो गया, यानी कि बी ऑप्शन को चुनेंगे। मोहम्मद गोरी ने हिंदू देवी जो लक्ष्मी होती हैं और ये नंदी बैल की जो आकृति होती है, ठीक है, तो इसके युक्त सिक्के चलाए अपने शासनकाल में। तो अब इन सिक्कों के ऊपर देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ था। तो हम मोहम्मद गोरी का उपनाम था मोहम्मद बिन साम, ठीक है। तो ये नाम जो है इन सिक्कों पर मिलता था। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें से कौन मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि था, ठीक। तो ये था फिरदौसी। नेक्स्ट है कि शाहनामा, जिसको कि राजाओं की पुस्तक के नाम से भी जानते हैं, बुक ऑफ किंग्स, ठीक है। तो इसका लेखक कौन है, किसके द्वारा ये लिखी गई है। तो ये रचना जो है फिरदौसी की है, ये भी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए इसमें सही कथन को चुनना है। रेपो रेट यानी रेपो दर और रिवर्स रेपो दर जो है, इनके बारे में परिभाषाएं दे रखी हैं। तो इसमें सही इसलिए नहीं है कि दोनों इंटरचेंज है, ठीक है। देखिए जो बी वाला है ये रिवर्स रेपो रेट की परिभाषा है और ऊपर वाली जो है वो ये ऊपर का जो है रिवर्स रेपो रेट है और नीचे का जो है ये रेपो रेट की परिभाषा है, ठीक है। जिसमें रेपो रेट में क्या होता है कि अल्पकाल के लिए जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से धन उधार लेते हैं, ठीक है। और रिवर्स में वही उल्टा हो जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है वो हमारे कॉमर्शियल बैंक से जो है पैसा जो है उधार लेता है, उसके बदले उनको ब्याज देता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम है। तो इसमें से डी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। सही कथन का इसमें चयन करना है। तो देखिए अभी हमने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में देखा था, उसी क्रम में एक बैंक रेट होता है। इसमें भी क्या होता है कि बैंक दर वह ब्याज दर है जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई को भुगतान करना पड़ता है यदि वे रिजर्व की कमी के मामले में इससे पैसा उधार लेते हैं, ठीक है। तो ये कथन तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि बैंक दर हमेशा रेपो दर से कम होता है, तो ये गलत है। देखिए जो है अभी आप पॉलिसी रेट्स देखेंगे तो आरबीआई के द्वारा जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको डिसाइड करके रिलीज करती रहती है। तो जैसे रेपो रेट लगभग जो है 4% के आसपास होता है, ठीक है, और बैंक दर वहीं देखेंगे तो 15% से ज्यादा होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गलत है, तो सिर्फ 1 सही है।
निम्नलिखित में से कौन से गरीबी के विभिन्न प्रकार है या फिर हैं, ठीक है। तो गरीबी यहाँ पे हम दो टर्म्स में देखते हैं, एक रिलेटिव पॉवर्टी होती है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि सापेक्ष और निरपेक्ष, तो दोनों ही हो जाएंगे। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का क्या आधार होता है, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन को जो डिटरमाइन किया जाता है भारत में, तो कंजम्पशन डेटा यानी कि प्रति फैमिली प्रति व्यक्ति क्या वो उपभोग कर पा रहा है चीज़ों को, है ना। तो जिस रेशियो में वो डेटा होगा कंजम्पशन का, उसी हिसाब से हम पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है कि बेरोजगारी जो सभी सक्षम और काम करने के इच्छुक लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा करने के लिए उत्पादक क्षमता की अपर्याप्तता से जुड़ी है, वो निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी को संदर्भित करती है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी कंट्री में जैसे मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल ये आदमी है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा अच्छा है, वो काम करने का इच्छुक है, ठीक है, उसके पास सारी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस भी हैं, लेकिन उस इकोनॉमी में या उस कंट्री में मतलब सिस्टम ऐसा है कि उसके लिए जॉब ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या कह लीजिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी का ये रूप होता है कि आपकी जो संरचना है इकोनॉमी की वो गड़बड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। तो ये है आपका जो तेलंगाना में ये एनटीपीसी रामागुंडम, ऑप्शन बी। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र इनमें से कौन सा है, तो जो सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश हुआ भारत में ये है आपका तारापुर, ठीक है, महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, तो ये हमने पहले भी कई वीडियोस में कवर किया हुआ है अपने। देखिए सोलर, टाइडल और जियोथर्मल यानी भूतापी, ये सब जो है हमारे नॉन कन्वेंशनल में है। कोयला जो है ये कन्वेंशनल में आता है, ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो सिर्फ 1, 2 और ये 3, सी ऑप्शन। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको आप टिस्को के रूप में भी शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, तो इसकी स्थापना दोराबजी टाटा ने निम्न में से किस वर्ष में की थी, तो इसकी स्थापना हुई 1907 में, ठीक है, ये आपका जमशेदपुर में। और इसमें देखेंगे तो आगे चल के 1908 में से जो कच्चा आयरन है और 1911 से स्टील वगैरह का प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो जैसे स्टील तो एक रूप होता ही था, अब इसमें एक नया जो आजकल घरों और आपके स्पेशली जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे स्टेनलेस स्टील का काफ़ी यूज़ किया था, क्योंकि ये रंग मतलब जंग रोधी वगैरह होता है ना, तो डिग्रेड नहीं होता बहुत जल्दी। तो इसको मुख्यतः जो बनाया जाता है क्रोमियम और निकिल को यूज़ करके, ठीक। और इसमें जो है कुछ मात्रा में देखेंगे तो ये कार्बन जो है इसको भी ऐड किया जाता है। यहाँ पे सल्फर जो है इसका कोई यूज़ नहीं है, तो सिर्फ 2, 3 और 4 जो है इसको हम यूज़ करेंगे सी ऑप्शन में। और इसी प्रश्न के साथ यहाँ पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस को आप देख लें, हमने जो भी आपसे पूछे होंगे प्लीज़ उसको कमेंट करिएगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।